गाड़ी के डब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। वो लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खीखी करके हंसने लगते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ा रहे थे। मेरे बगल में एक दुबला पतला बाबू बैठा हुआ था। डब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से हरे रंग की पोशाक पहने मेरे सामने ऊपर वाले बर्थ पर लेटा हुआ था। वो दुबला बाबू शायद पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि कभी कभी उस पठान उस दुबले बाबू में आपस में पश्तों में बातें हो जाया करती थी। इसी से मैंने अंदाजा लगाया। डब्बे में एक कोने में मेरे दाहिनी ओर एक बुढ़िया मुंह सिर ढापे बैठी बड़ी देर से माला जप रही थी। बस यही कुछ मुसाफिर रहे होंगे। संभव है 2-4 मुसाफिर और रहे हों, पर वे स्पष्टतः मुझे याद नहीं है। गाड़ी अपनी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूं, वो ऐसा लगता है जैसे हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता हुआ जान पड़ता है, पर ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं वो झुटपुटा और गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा रही थी। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी बार बार मुझसे एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, और भाई एक गल दसो, पाकिस्तान बन जाने के बाद जिन्ना साहब बंबई विच रहेंगे कि पाकिस्तान विच रहेंगे? और मैं बार बार एक ही जवाब देता कि बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान आते जाते रहेंगे, बंबई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में
कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे थे तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम आजादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता शायद देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएं। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब मेरे सामने वाले बर्थ पर बैठे पठान ने खाने की पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी का टुकड़ा निकालकर मेरे बाजू में बैठे दुबले बाबू की ओर बढ़ाते हुए खाने का आग्रह करने लगा। ओ खाले बाबू, ओ ताकत आएगी, ओ हम जैसा हो जाएगा, ओ बीवी भी तेरे से खुश रहेगी। खाले दाल कोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डब्बे में क्या कहा उठा, मगर वो दुबला बाबू चुपचाप बैठा रहा। बीच बीच में पश्तो में जवाब देकर चुप हो जाता था। इस पर दूसरे पठान ने उसकी ठिठोली कर दी। खंजीर का तुखम, ओ हमारे आज से नहीं लेता है तो अपने आज से ले ले। और खुदा कसम बकरे का गोश्त लिए और किसी चीज का नहीं है। इस पर तीसरे पठान ने उसकी ठिठोली की, मजाक उड़ाया। खचे खमीज का बच्चा, इधर तुमको कौन देखता है? ओ हम तुम्हारी बीवी को नहीं बोलेगा और तुम हमारे साथ बोटी तोड़ो, हम तुम्हारे साथ दाल पिएगा। ओ भाई, ये ऐस वजह से नहीं लेता क्योंकि तुम लोगों ने हाथ नहीं धोए। स्थूल का सरदार जी बोले। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तूंद सीट के नीचे लटक रही थी। ओ भाई, तुम लोग सोते ही उठते ही हाथ धो खाने लग गए। ओ हाथ तक नहीं धोया तुम लोगों ने। दुबला बाबू ऐस वजह से नहीं लेता और कोई गल नहीं है। ओ खोचे, ओ बाबू तुम मांस नहीं खाता है, वो कैसा आदमी है? तुम एक काम करो, तुम अगला स्टेशन पे उतर जाना और जा करके जनाना डब्बे में बैठ जाना। और खंजीर का तो खोचिया इधर हमारे साथ बैठो। ओ जालिम इधर आओ, बैठो हमारे साथ। वो किस्सा खाने की बातें करेंगे। आज तभी गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर रुकी। कौन सा स्टेशन है ये? किसी ने पूछा। मैंने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा, वजीराबाद है। गाड़ी वहां थोड़ी देर खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना हुई। मेरे साथ वाले डब्बे में से एक आदमी प्लेटफॉर्म पर उतरा और नल पर जाकर पानी भरने। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था जब वो भागकर अपने डब्बे में वापस आए। प्लेटफॉर्म पर 3-4 और भी लोग रहे होंगे। सभी लपक लपक कर अपने अपने डब्बे में वापस आए। इस तरह भागते लोगों को मैं देख चुका, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी मैं भाग गया। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी दंगों के चिन्ह। तभी मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए उस दुबले बाबू ने कहा, आग है, देखो आग लगी है। कहीं कुछ गड़बड़ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं जानता था। तभी पिछले दरवाजे की ओर, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, एक हल्का सा शोर हुआ। शायद कोई मुसाफिर अंदर आना चाह रहा था और डब्बे में बैठे यात्री उसका विरोध कर रहे थे। ए भाई, कहां घुसे चले आ रहे हो? देख नहीं रहे और डब्बे में जगह नहीं है, मुंह उठाए घुसे चले आए। बाहर जाओ, जाओ बाहर। तभी दरवाजे में से एक मैले कुचैले कपड़ों
और लटकती मूंछों वाला आदमी अंदर आता हुआ नजर आया। बहुत ही भद्रंग से कपड़े थे उसके, जरूर कहीं हलवाई की दुकान में काम करता हो। बहुत ही चिकट और मैले कपड़े। वो आदमी दरवाजे के अंदर से एक बड़ा सा संदूक घसीटता हुआ अंदर आया। अरे भाई, कहां घुसे चले आ रहे हो? देखो तो डब्बे में जगह नहीं है, बाहर निकलो। तभी दरवाजे में से एक दुबली पतली सूखी सी औरत अंदर आती हुई नजर आई। वो आदमी उससे कह रहा था, आ जाओ आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, अंदर आ जाओ, चढ़ जाओ, अंदर आओ। उस औरत के पीछे एक 16-17 बरस की सांवली सी लड़की अंदर आ गई और वो दोनों संडास के दरवाजे के पास जाकर के खड़े हो गए। इस पर डब्बे में बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। खोचे कदर चला आ रहा है, हम तो वो बोल रहे बाहर निकलो। खोचे, जगह नहीं है डब्बे में। यात्री उसका विरोध कर रहे थे, पर उस आदमी के पास यात्रियों के झगड़ने का वक्त नहीं था। वो बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। बड़े से संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां आई, वो उसे खींचने लगा। अरे भाई, बड़े बदतमीज इंसान हो भाई, तुमसे हम लोग कह रहे हैं कि डब्बे में जगह नहीं है, मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो। बड़े बदतमीज इंसान, बाहर निकलो, और नहीं तो तुम औरत जात को भी उठा लिया। तब बाहर निकलो, निकलो बाहर। इस पर उस आदमी ने यात्रियों से कहा, बेटिकट नहीं हूं मैं, टिकट है मेरे पास। लाचारी है, शहर में दंगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचा। इतना सुनते ही सभी चुप हो गए, मौन। मगर ऊपर वाले बर्थ पर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई और उसने आव न देखा ताव, और उस मुसाफिर के ऊपर से ही बैठे बैठे उसने उस मुसाफिर पर लात जमा दी। मगर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में जा लगी। अब वो वही हाय हाय करती हुई बैठ गई। सभी चुप हो गए, सभी मौन। उन पठानों का विरोध कर पाने की क्षमता किसी में नहीं थी। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया था कि सहसा गाड़ी सरकने लगी। अरे सामान छूट गया, मेरा सामान छूट गया, मेरा सामान छूट गया। पिताजी, सामान छूट गया पिताजी। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सर से पैर तक कांपती। अरे जल्दी उतरो, बाहर उतरो, बाहर उतरो। वो आदमी अपना सामान दरवाजे से बाहर फेंकता हुआ दरवाजे का डंडरा पकड़ के नीचे उतर। उसके पीछे उसकी व्याकुल पत्नी और उसकी बेटी हाय हाय करती हुई नीचे उतर। सभी चुप, सभी मौन, कोई कुछ नहीं। लिहाजा गाड़ी आगे बढ़ी। तभी अचानक उस दुबले बाबू ने मेरे बाजू को हाथ करके कहा, देखो आग लगी है, आग। शहर में आग लगी थी, दंगा हुआ था। ये बात डब्बे भर के यात्रियों को मालूम चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग के शोले देखने लगे। गाड़ी आगे बढ़ी तो खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर तक गाड़ी की गड़गड़ाहट के साथ साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने की आवाज आ रही। मैंने डब्बे के अंदर घूम के देखा, उस दुबले बाबू का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। डब्बे में अजीब सी चुप्पी छा गई, अजीब सा मौन। सभी किसी अज्ञात आशंकावश चुप थे। सरदार जी अपनी सीट पर से उठकर आकर मेरी सीट पे बैठ गए। नीचे बैठा पठान अपने दो साथी पठान के साथ ऊपर वाले बर्थ पर जाकर बैठ गया। अब बराबर नीचे बैठे यात्रियों को घूरा जा रहा, घूरे जा रहा। बोझिल और अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। सभी चुप, सभी स्तब्ध। कौन सा स्टेशन था ये? किसी ने पूछा। वजीराबाद था। जवाब मिलने पर एक और प्रतिक्रिया हुई।
पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू और सिख मुसाफिरों की चुप्पी पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा शंकी। सभी एक दूसरे को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। शायद सभी यात्री एक दूसरे का मुआयना कर रहे थे, जायजा ले रहे थे। तभी गाड़ी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। उस प्लेटफॉर्म पर भी चुप्पी, सन्नाटा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था, कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पानी की मशकल लादे आया पीठ पर और लोगों को पानी पिलाने लगा। ओ पानी पियो, पानी पानी पानी, ओ पानी पी लो भाई, पानी 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 पियो पानी। औरतों के बच्चों में से औरतों और बच्चों के बहुत सारे हाथ बाहर निकल आए पानी पीने के लिए। ओ भाई पानी पी लो, बहुत मारकाट हुई है, बहुत दंगा हुआ है, बहुत से लोग मारे गए हैं, पानी पियो पानी। लगता है वो भिश्ती इस दंगे में अकेला पुण्य कमाने चला आया। खैर, गाड़ी आगे की ओर बढ़ी। समतल गति की रफ्तार से गाड़ी बढ़ती जा रही। मैंने बाहर झांक के देखा, दूर कहीं आग के शोले नजर आ रहे। मैंने डब्बे के अंदर देखा, उस दुबले बाबू का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसके माथे पर, ओ बाप रे, उसके माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे के समान चमक रही है। वो दुबला बाबू अचानक किसी अज्ञात आशंकावश उठा और फर्श पर नीचे जाकर के लेट गया। इस पर ऊपर वाले बर्थ पर बैठे पठान ने उसके फिर से ठिठोली कर दी। ओए खच्चे, क्या करता है? मर्द के नाम को बदनाम करता है, ऐसा फर्श पर जमीन पर लेटता है। तो भाई, हम ऐसे आदमी को डब्बे में बैठने नहीं देगा। ओए खंजर का तख्म, तुम अगला स्टेशन पे उतर जाना और जाके जनाना डब्बे में बैठ जाना। उस दुबले बाबू की हाजिर जवाबी कंठ में ही सूख चली। वो अकला के चुप हो गया, कोई जवाब नहीं। सभी मौन थे। थोड़ी देर बाद वो दुबला बाबू अपने आप फर्श पर से उठा और अपने कपड़ों की धूल झाड़ता हुआ अपने सीट पर जाकर बैठा। वो दुबला बाबू क्यों उठ करके अपनी सीट पर से नीचे जमीन पर फर्श पर लेट गया था? क्यों? शायद उसे आशंका थी कि खिड़की से बाहर से खिड़की पर पथराव होगा, शायद गोली चल जाए। हो सकता है कि किसी यात्री ने किसी कारणवश खिड़की के पल्ले चढ़ाए हों और उसकी देखा देखी बगैर कुछ सोचे समझे सभी यात्रियों ने खिड़कियों के पल्ले धड़ाधड़ चढ़ा दिए। बोझिल और अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी। सभी यात्री ऊँघ रहे थे, लिहाजा मुझे भी नींद आने लगी। सो नींद में मैं भी ऊँघने लगा। ऊँघते ऊँघते कभी मेरी गर्दन लुढ़क कर एक ओर तो कभी दूसरी ओर चली। सहसा झटके से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि डब्बे में आड़ी तिरछी मुद्राओं में यात्री ऐसे भरे पड़े थे, लग रहा था जैसे डब्बा लाशों से भरा पड़ा है। उफ, बहुत ही विभत्स सा मंजर था। खैर, ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही।
मैं भी नींद में हूं। अचानक वो दुबला बाबू हड़बड़ाया और खिड़की में से बाहर झांक कर देखते हुए बोला, हरवंश पूरा निकल गया है। इस पर ऊपर वाले बर्थ पर बैठे पठान ने फिर से उसकी ठिठोली कर दी। बेगारा काय को चिल्लाता है, इधर तुमको उतरने का है, हम जंजीर खींच दे। खंजीर का तख्म। जाहिर सी बात है कि वो पठान हरबंशपुरा के नाम और उसकी स्थिति से वाकिफ नहीं था। गाड़ी आगे बढ़ी, समतल रफ्तार से वो बढ़ती चली जा रही थी। तभी वो दुबला बाबू उचक कर खड़ा हो गया और खिड़की में से बाहर झांकने लगा और उसने चिल्ला के कहा, शहर आ गया है। और वो उछल कर खड़ा हो गया और उसने कहा, अमृतसर आ गया है। और वो पठान की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, पठान के बच्चे नीचे उतर, नीचे उतर, तेरी मां का साला मादर हिंदू औरत को लात मारता है, हिंदू औरत को लात मारता है, नीचे उतर, तेरी मां की आंख साला, नीचे उतर। सभी यात्री चौंक गए। वो दुबला बाबू गुस्से में लाल पीला हुए जा रहा था। वो पठान ऊपर से ही बोला, ओ खोचे, हमको कुछ बोला तू, हमको क्या बोल रहा है? हमको बोला नीचे उतर साला, तेरी लात न तोड़ दूं तो मैं साले तेरे पठान बनाने वाले की ऐसी की तैसी हिंदू औरत को लात मारता है। उधर अपने घर वजीराबाद में तो शेर बन रहा था, अब बोल अमृतसर आ गया है, नीचे उतर मादर साला। ओए खोचे देखो, तुम हमको गाली नहीं दो, खंजीर का तख्म। ओ हम क्या किया बाबू, उससे उसको बाहर निकलता था, हमने उसको बाहर निकाल दिया और तुम हमको गाली देता, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर तेरी माँ का साला, चलो हिंदू औरत को लत, हिंदू औरत को लत मारता है, चलो। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पे रुकी। प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा हुआ। सभी डब्बे में झांक झांक कर एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, तो भाई साहब कहां दंगा हुआ, कहीं दंगा हुआ है क्या? सभी एक ही चीज जानना चाह रहे थे कि पिछले स्टेशन पे कहां दंगा हुआ, क्या हुआ, परिस्थिति क्या। तभी खिड़की के बाहर, डब्बे के बाहर एक 3-4 और पठान प्रकट हुए और वो खिड़की में से झांक झांक कर अपने पठान साथियों को ढूंढने लगे। यात्रियों को सहसा भूख और प्यास सताने लगी, लिहाजा वो डब्बे में से बाहर प्लेटफॉर्म पर लपक लपक कर खूंचे वालों के पास गए और जाकर अपनी भूख और प्यास मिटाने लगे। मूंगफली 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 ले गए, चनाचूर चाय 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 चाय। मैंने डब्बे के अंदर झांक के देखा, अरे वो दुबला बाबू कहां गया? मेरा माथा ठनका। वो दुबला बाबू न जाने अचानक कहां गायब हो गया। वो गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था, न जाने वो क्या कर बैठे। तभी मैंने देखा कि डब्बे के अंदर बैठे वो तीनों पठान नीचे उतरे और अपनी अपनी गठरी उठाई और बाहर अपने पठान साथियों के पास चले गए। उन्होंने आपस में कुछ पश्तों में बातें की और दूसरे डब्बे की ओर बढ़े। जो विभाजन पहले प्रत्येक डब्बे के स्तर पे हो रहा था, और सारी गाड़ी के स्तर पे हो रहा था। तभी मैंने दूर से देखा वो दुबला बाबू आता हुआ नजर आया। वो नजदीक आया तो मैंने देखा वो गुस्से से अभी भी लाल पीला हुए जा रहा था। उसके माथे पर पसीने की परत अभी भी चमक रही थी। वो और नजदीक आया तो मैंने देखा उसने अपने हाथ में एक लोहे की छड़ उठा रखी है। न जाने वो छड़ उसे कहां से मिल गई थी। वो डब्बे के अंदर आया और अपनी सीट पर जाकर के बैठने से पहले उसने लोहे के छड़ को सीट के अंदर हौले से सरका दिया और उसने पठान को देखना, कहां गए वे पठान, वे पठान कहां गए? सब के सब साले निकल गए। मादर साले सब, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? सब के सब तुम लोग बुज़दिल हो, कायर हो तुम लोग।
चिल्लाया जा रहा था, गुस्से से लाल पीला हुए जा रहा था। वो अपनी सीट पर तन के बैठा हुआ था और उसकी आंखें खुली खुली थी। साले सब मादर पठान, उसकी मां की हिंदू औरत को लात मारते। वो दुबला बाबू बराबर बड़बड़ाया जा रहा था। खैर, गाड़ी ने सीटी दी और वो आगे की ओर बढ़ चली। रात बहुत हो चुकी थी, सारे लोग ऊँघ रहे थे। मुझे फिर से नींद आने लगी और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अचानक से मुझे कुछ खरोंचने की आवाज। मैंने दरवाजे की ओर देखा, दरवाजा तो बंद था। मुझे फिर से कुछ खरोंचने की आवाज। मैंने खिड़की में से उचक कर देखा, अरे ये तो एक आदमी सचमुच सीढ़ी चढ़ाया है। डब्बे के पायदान की 2 सीढ़ियां चढ़ाया है। वो आदमी लाठी से दरवाजा पटपटा रहा था और उसने गठरी उठा रखी थी। उसके बदरंग मैले से कपड़े थे, बहुत ही चिकट कपड़े। उसकी लटकती मूछें थी और उसकी दाढ़ी भी थी। वो अपने पीछे किसी से कुछ कहे जा रहा था, आ जाओ तुम भी चढ़ जाओ और गाड़ी छूट जाएगी, आ जाओ। मैंने देखा उसके पीछे एक दुबली पतली सूखी सी औरत 2 गठरी उठाए भागती चली आ रही है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। वो आदमी दरवाजे में से मुंह लगा के बोल रहा था, ओ बाबू, और दरवाजा खोल दो बाबू, खुदा का वास्ता है तुम्हें। ओ बाबू, गाड़ी छूट जाएगी बाबू। तभी मैंने देखा कि वो दुबला बाबू उठा और दरवाजे के पास गया और दरवाजे की खिड़की में से उसने मुंह लगा के कहा, कौन है? नीचे उधर नीचे, डब्बे में जगह नहीं है, नीचे। वो दुबला बाबू जोर से चिल्लाया। वो आदमी बोला, ओ बाबू, हमारे साथ में औरत जाते। ओ बाबू, खोचे दरवाजा खोल दो बाबू, हमारे साथ औरत जाते, गाड़ी छूट जाएगी बाबू, दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना, डब्बे में जगह नहीं है, उधर। तुम्हें खुदा का वास्ता है बाबू, दरवाजा खोल दो, हमारी गाड़ी छूट जाएगी बाबू। ओ खोचे, ओ हम पर रहम करो बाबू, दरवाजा खोल दो। तभी उस दुबले बाबू ने दरवाजा खोल दिया और मैंने उसके हाथ में वो छड़ देखा, चमकता हुआ छड़। दरवाजा खोलते ही उसने, उस दुबले बाबू ने उस आदमी के ऊपर भरपूर प्रहार किया। वो आदमी, वो तो हिल भी नहीं पाया था। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस पर कोई असर ही नहीं। वो अभी भी दरवाजे का डंडरा मजबूती से पकड़े हुए था। सहसा उस आदमी के चेहरे पर लहू की 2-3 धाराएं एक साथ फूट पड़ी। उसके कंधे की गठरी लटक कर उसकी केहनी पे आ गई। उसकी आंखें मूंदती जा रही, अधमूंदी आंखों से वो दुबले बाबू की ओर देखे जा रहा, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा। वो कौन है ये आदमी? किस अदावत का बदला लिया है इसने? और इसने मुझे क्यों मारा?
उसकी पत्नी अभी भी गाड़ी के साथ भागती चली आ रही थी। उसे तो पता ही नहीं चला था कि हुआ क्या है। वो अभी भी यही समझ रही थी कि उसका पति बोझ के कारण डब्बे पे चढ़ नहीं पा रहा। वो अपने पति के पैर को पकड़ पकड़ कर पायदान पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। सहसा वो आदमी लड़खड़ाया और कटे पेड़ की भांति जा गिरा।